तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ बाला में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए, जो कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं संधि, जो कि पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड हो चाहे कौन सा भी बोर्ड हो, और उसके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10th 11th 12th और 9th चारों ही क्लियर होंगे एक साथ, क्योंकि आपको मालूम होगा जिस प्रकार से हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी हमारी अलग तो होती नहीं है, हर एक क्लास में हिंदी हमारी सेम ही रहती है। उसी प्रकार से बस क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है टॉपिक, कि कठिन थोड़ी उससे भी कठिन। उसी प्रकार से यहाँ पर संधि है, ठीक है। हम धीरे बाई धीरे कवर करने वाले हैं सबको। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, परिभाषा, क्योंकि वैसे परिभाषा इसकी पूछता नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताना जरूरी है। तो दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ड हो या उससे अधिक हो, उन दोनों को मिलाते हैं तो उनसे एक नया जो वर्ड बनता है, शब्द बनता है, तो उसमें चेंज हो गई, मतलब परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन को कहते हैं संधि। इतना क्लियर? हाँ सर। अब आपको देखना है वर्डों के आधार पर, वर्ड कहते हैं अक्षर, तो अक्षरों के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। कितनी फर? 3। ये आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से। वर्डों के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। जी हाँ सर। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। 3 संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले जान लेते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए, स्वर संधि हमें कक्षा 1 से लेकर 10 तक इसको पढ़ना पड़ता है, स्वर संधि को, और कक्षा 10 में सिर्फ यही पूछी जाती है। इसके 5 भाग होते हैं और पाँचों संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के लिए ये वाला। अगर बात करें कक्षा 12वीं तक, तो कक्षा 12वीं के लिए स्वर संधि और व्यंजन संधि ये दोनों ही पूछी जाती है कक्षा 12वीं के लिए, ठीक है, हिंदी माध्यम में। तो अगर आप किसी मान लीजिए आपने 12वीं पास कर ली, और 12वीं पास करने के बाद ये तीनों संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही आपके एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें तीनों पूछी जाती हैं। 10th में सिर्फ स्वर संधि, 12th में व्यंजन संधि, और जो उसके बाद तुम कुछ तैयारी करते हो तो उसके लिए विसर्ग संधि, तीनों ही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कक्षा 10th वालों के लिए स्वर संधि, क्योंकि अगर कक्षा 12वीं की बात करूँ मैं 12th वालों की, तो आपको व्यंजन संधि बाद में करा दूंगा, पहले कक्षा 10 वालों में कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, ये 5 प्रकार की होती है। पहले इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होगा। अक्सर स्वर संधि की डेफिनेशन कुछ भी नहीं पूछा जाता है, आपको मालूम होगा कि अक्सर एग्जाम्पल से आते हैं, उनको आपको करना होता है, एक 2-2 नंबर के नंबर के होते हैं, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, स्वर संधि की पहचान डेफिनेशन क्या होती है। तो दो वर्डों के मेल को, दो वर्डों के परस्पर मेल को, जो उनके अंदर जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। बट इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर इन एग्जाम्पल को समझना है, ये कैसे करते हैं, संधि कैसे करते हैं। अगर जब तक आपको संधि करना नहीं आएगी तो पेपर में क्या करोगे। तो यहाँ पर देखिए स्वर संधि लिखा है अपना। तो स्वर संधि में 5 प्रकार की होती हैं। पहली दीर्घ संधि, दूसरी हमारी होती है गुण संधि और वृद्धि संधि, और 4th नंबर की यड़ संधि, और 5 नंबर की होती है आयात संधि। 5 संधियाँ होती हैं हमारी। तो धीरे बाई धीरे 5 कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक रहिए। यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ये देखिए, 2 सजातीय स्वर, 2 सजातीय, सजातीय कहते हैं एक ही जाति के। जैसे कि मान लीजिए ये अ है, ठीक है, और ये अ है, दोनों एक से हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं सजातीय स्वर। ओके सर। हाँ, अगर मैं बोलूँ विजातीय, तो विजातीय का मतलब होता है जैसे कि ये अ है और ये अ है, दोनों सेम सेम है नहीं, तो इनको कहते हैं विजातीय, इनको कहते हैं सजातीय, जो एक ही जाति के हों, ठीक है। तो इतना क्लियर? जी हाँ सर। तो सजातीय स्वर हर ये मालूम, ये किसे कहते हैं? हर्ष स्वर, हर्ष और दीर्घ स्वर। हर्ष बोलते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम स्वर, कम ध्वनि निकले। जैसे कि मान लीजिए मैं अ को पढ़ूँ अ, तो इस अ में कितनी आवाज़ निकली? थोड़ी सी निकली ही निकली। हाँ सर। अगर मैं पढ़ूँ आ, तो आ मुंह फट रहा है पूरा, फट रहा है नहीं फट रहा है? आ, तो आ दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर कहते हैं जिसमें तेजी से बोला जाए, जिसकी आवाज़ ध्वनि बहुत तेज निकले। लेकिन हर स्वर में क्या है, आवाज़ कम निकलेगी, और दीर्घ स्वर में आवाज़ तेज निकलेगी। देखो जैसे ये स्वर है हमारा अ में ध्वनि कम है। अगर बात करूँ आ में ध्वनि बहुत निकल रही है, तो हमारा दीर्घ स्वर कहलाएगा। अगर बात करूँ ई की, ई में थोड़ी ध्वनि कम लगी, हाँ सर थोड़ा सा लगा है। अगर बात करूँ ई
ई हमारा किसका है? दीर्घ स्वर का। ई हमारा कौन सा है? हर्ष स्वर। उ कौन सा है? हर्ष स्वर, सॉरी हर्ष। अगर बात करूँ ऊ, तो ऊ में क्या है? हमारा बहुत तेज आवाज लगी है, तो ऊ हमारा किसका? वो दीर्घ। इसी प्रकार से समझना है, ठीक है? हाँ सर। अब बात आई सर इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? अ आ ई उ ऊ और ऋषि, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वर्ड्स आते हैं। इन सातों को मिलाकर क्या बनती है? सिर्फ 4 वर्ड्स का ट्रांजिशन बनता है। अभी समझ में नहीं आ रहा है? 1 2 एग्जाम्पल कर लो, आसानी समझ जाओगे, ठीक है? जैसे कि ये फंदी करते हैं, अन प्लस अभाव लिखा दिखाई दे रहा है। हाँ सर। अब कैसे करते हैं फिर इसको बताइए? तो देखिए अन्न और अभाव, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है या नहीं है? अ इस प्रकार से लिखा हो या इस प्रकार से लिखा हो, तो इनमें हमेशा अ जुड़ा रहता है। जैसे कि ये कैसा बना है पता है? च प्लस अ तब बना होगा ये। लेकिन यहाँ पर इसको साफ करते हैं, हमें क्या समझना? अभी यहाँ पर अ है तो अ, ठीक है, यहाँ पर भी है तो अ प्लस अ क्या होगा? बड़ा होगा या नहीं? जी हाँ सर, अ प्लस अ बड़ा होगा। तो उसी प्रकार से क्या करना है? इन दोनों के स्थान पर बड़ा आ लगाना है, ठीक है? तो लिख लेते हैं अन्न, लिख लिया। अब अ प्लस आ क्या होता है? बड़ा। बड़ा मतलब डंडा होता है, लगा लिया। अब भाव लिखा है तो भाव, ओके, अन्ना भाव हो गया। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर आ है। मैंने कहा था अ प्लस आ, ये भी हमारा आई होगा। इस आ में कितने भी अ जोड़ें, लेकिन हमारा रहेगा क्या? आ ही रहेगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर भी डंडा लगेगा, देवधन आ के स्थान में क्या लगेगा? आ। डंडा मतलब आ होता है, आ, तो देवालय, ओके जी हाँ सर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ है और यहाँ पर अ है, तो आ प्लस अ क्या होता है? फिर भी आ होगा, क्या होगा? आ। तो उसी प्रकार से ये भी होगा विद्याधन अर्थी, इसको बोलते हैं विद्यार्थी, ठीक है? यहाँ पर देखिए रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ पर लॉजिक है सर, यहाँ पर ई प्लस ई, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, जैसे कि ई, सॉरी छोटी है, तो ई प्लस ई क्या बनेगी? बड़ी बनेगी या नहीं बनेगी? जी हाँ सर। तो इसको हमें क्या करना है? अब यहाँ पर छोटी ई के इस तरफ बड़ी का प्रयोग करना है, तो र वी बड़ी की आ रही है, हाँ सर, तो रविंद्र होगा, क्या होगा? रविंद्र, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं इस तरफ, पितृ हरिधन ईश लिखा है, ओके हाँ सर। इसी प्रकार से आपको करने चाहिए, कैसे भी है आप आसानी से पहचान लोगे। अब यहाँ सेकंड नंबर की पढ़ते हैं, जिसका नाम है गुड़फंदी, ई प्लस बड़ी, फिर भी बड़ी होगी, हाँ सर। तो यहाँ पर इसको हटाओ, बड़ी लगाओ, हरीश। अगर छोटी आती है तो बड़ी का प्रयोग करते हैं। अब पहचानो कैसे? फिर दीर्घ संधि पहचान कैसे होती है? ऊपर लिखा हुआ है अ ई उ, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो सिंपल ही हो रहा है हमारा। देखिए यहाँ पर रजन क्या है? रजनी प्लस ई लिखा है, तो यहाँ पर लिखते हैं रजन, ई प्लस ई वही ई होता है बड़ी की, तो रजनीश, ठीक है? भानुदय, यहाँ पर उ, यहाँ पर उ, तो उ प्लस उ हो गया बड़ा उ, तो बड़ा उ की मात्रा आएगी यहाँ पर, तो भानु दय, ओके सर। हाँ, विद्याधन आलय, आ प्लस आ फिर भी आई रहेगा, हाँ, तो विद्यालय क्या हो गया? विद्यालय, ओके। अब यहाँ पर पितृधन ऋण, अब यहाँ पर रे और रे प्लस रे रेफी रहता है, रे रहता है, ठीक है? तो पितृण, ओके। इसी प्रकार से आपको करने चाहिए, कैसे भी है आप आसानी से पहचान लोगे। अब हम सेकंड नंबर की पढ़ते हैं, जिसका नाम है गुड़फंदी, ठीक है?